गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये पार्ट थर्ड की ड्राइंग एंड पेंटिंग की थ्योरी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके पाठ्यक्रम के अनुसार सिलेबस में दिए गए आपके अनुसार उसके हमारा आज का विषय है, टॉपिक है हमारा आज का पटना या कंपनी शैली। इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। जैसा कि हम यदि चर्चा करें भारतीय कला के बारे में, तो हम ये देखते हैं कि भारत में भारतीय चित्रकला के क्षेत्र में बहुत सारी शैलियाँ ऐसी हैं और उनका सबका अपना एक अलग महत्व है। हर कला शैली की अपनी एक अलग विभिन्न शैली की विशेषता है, उसका अलग उसकी तकनीक है और उसका एक अलग ही क्षेत्र है। प्रत्येक युग में एक अलग शैली का जन्म हुआ और उस शैली का अपना महत्व रहा। भारतीय अतीत के पन्नों को यदि हम पलटें तो हमें विभिन्न कला शैलियाँ मिलती हैं, जैसे अजंता शैली, जैन शैली, राजस्थानी शैली, मुगल शैली, पाल शैली, पहाड़ी शैली। बहुत सी ऐसी शैलियाँ हैं जो कि हमेशा नई और असाधारण सौंदर्य और अभिव्यक्ति से कलाकृतियाँ ये पूर्ण रही हैं। और इसी क्रम में यदि हम देखें तो 19वीं शताब्दी में के एक छोटे से काल में भारत को कंपनी शैली या पटना शैली देकर इस क्षेत्र में वृद्धि हुई है। इस शैली का ऐतिहासिक उद्भव उस समय से होता है जिस समय भारत में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंग्रेजों की एक व्यापारी मंडी या एक व्यापारिक समूह ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से अपना अस्तित्व बना चुका था। और इसी की आड़ में या इसी के अंतर्गत एक अंग्रेजी सत्ता भारत के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक सभी क्षेत्रों में अपनी जड़ें जमा रहा था। और 19वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में भारत पूर्ण रूप से अंग्रेजों के स्वामित्व में आ चुका था और छोटे बड़े कई राजा महाराजा, साम्राज्य, उनके नवाब आदि ये सभी अपनी हीन आर्थिक दशा से निर्वाह कर रहे थे। और ऐसी ही दशा में, क्योंकि उस समय हमारी दशा काफ़ी आर्थिक स्थिति से, धार्मिक स्थिति से, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति से पिछड़ गई थी, तो ऐसे माहौल में, ऐसे परिवेश में किसी कला और कलाकारों को आश्रय मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। और इसी कारण से कई कलाकार निराश्रित हो गए थे, क्योंकि अभी तक जो उनको राजाओं का, महाराजाओं का जो संरक्षण मिलता आ रहा था कला में, वो अब लगभग बंद हो गया था। इसकी वजह से उनको जो अपनी जीविकापार्जन के जो साधन थे, जो आश्रय था, वो मिलने बंद हो गए थे। और अब नए आश्रय पाने के लिए उन्हें ऐसे स्थान की आवश्यकता थी जहाँ पे वो सुरक्षित रहें और उनको पूरी तरह से वैसा ही माहौल मिले जिसमें वो अपनी कला को एक सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से अपना उसको निर्वाह कर पाएँ। ऐसे समय में अंग्रेजों की व्यापारिक कंपनी शैली के कुछ व्यापारी और कुछ उच्चाधिकारी वर्गों का समर्थन इन कलाकारों को मिला, जिन्होंने इनको अर्ध यूरोपीय ढंग पर लघु चित्र, व्यक्ति चित्र यानी पोर्ट्रेट और भी कई प्रकार की कलाकृतियां बनाने के लिए कहा, उन्हें प्रेरित किया। कुछ कलाकारों ने नवाब मुर्शिदाबाद के पास वहीं पर संरक्षण प्राप्त किया, उन्हें संरक्षण मिला, जो कि 40 वर्षों तक वहीं पर नवाब का आश्रय पाकर के
वहीं पर उन्होंने अपनी कला का सृजन किया। और कालांतर में कुछ अफगान, मराठा और रोहेल और जाट आक्रमणों के कारण इस कंपनी के अंदर जो झगड़े रहे, उन सभी के कारण इस नवाब की स्थिति उस समय खराब होने लगी, जिसके चलते उनको यहाँ जो संरक्षण मिल रहा था वह भी समाप्त हो गया। और ये कलाकार वहाँ से भी जब निराश्रित हो गए, उनको किसी तरह का कोई संरक्षण नहीं मिला, उनकी कला को जो अभी तक माहौल मिल रहा था वो जब खत्म हो गया, तब वे वहाँ से उन्होंने रुख किया कलकत्ता या पटना की ओर, और वहाँ पर वो जाकर के रहने लगे और वहाँ ही रह करके उन्होंने अपनी कला का सृजन किया। उसी समय के पटना उस समय पटना हर दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, हर दृष्टि से महत्वपूर्ण थी और अंग्रेजी शासन और व्यापार का विशिष्ट केंद्र भी था पटना। और यहाँ के जो कुछ धनाढ्य लोग थे, कुछ अंग्रेज व्यापारी तथा पदाधिकारियों के आश्रय में, इन सभी के आश्रय में जो ये कलाकार थे वो एंग्लो इंडियन स्टाइल में अपना चित्रण कार्य कर रहे थे। अर्थात इसका अर्थ है कि कुछ तो आधा तो उनका यूरोपीय ढंग में काम कर रहे थे, और इससे पूर्व वो पाश्चात्य जो शैली थी, पाश्चात्य जो शैली के जो कुछ सिद्धांत थे, उनके मिश्रण के आधार पर वो पशु पक्षी, प्राकृतिक चित्र, लघु चित्र, व्यक्ति चित्र और भारतीय जीवन से संबंधित, जिसमें अंग्रेजों के अधीनस्थ भारतीय जो दास थे और उनके जो सेवक थे, उनके दीनहीन जीवन का इसमें प्रकटीकरण या उसका चित्रण भी यहाँ पर किया जाता था। और अपने जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के जो उच्चाधिकारी थे, उनके पारिवारिक जो लोग थे और जो उनके मित्र वगैरह जो भी थे, उन सभी का चित्रण इसमें किया जाता था। ये चित्र विदेश से, यानी इंग्लैंड और जो अनेक पश्चिमी जो देश थे वहाँ भेजे भी जाते थे। यही नहीं, जो भारत में जो पाश्चात्य कला को जो बढ़ावा देने के लिए जो कई अंग्रेज अधिकारी अपने साथ चित्र और फोटो भी यहाँ पर लेके आते थे, उनको वो उन्हीं यहाँ के भारतीय कलाकारों को वैसे ही बनाने को कहते थे और उन्हीं चित्रों का उन चित्रों की जो शैली हुआ करती थी, उन्हीं का अनुसरण करने के लिए भी कहते थे और उसी शैली में काम करने के लिए भी कहा करते थे और उनको आदेश दिया करते थे कि इसी प्रकार के उनको अपनी कला का सृजन करना है और साथ ही अपनी कला में इन्हीं विशेषताओं को सम्मिलित करना है। क्योंकि ये चित्र कंपनी अधिकारियों द्वारा बनाए जाते थे, तो इसी अवस्था में, ऐसी स्थिति में जो कलाकार थे उनको उनका आदेश मानना पड़ता था। इसका मुख्य केंद्र, इस शैली का मुख्य केंद्र पटना होने के कारण इस शैली को कंपनी शैली या पटना शैली पुकारा गया। इस प्रकार के अनेक चित्र पटना संग्रहालय या जो विदेशी कला दीर्घाएं या विदेशी आर्ट गैलरीज हैं, वहाँ पर हमें सुरक्षित मिलते हैं। कंपनी मिसेज आर्चर के अनुसार पटना चित्रण शैली कंपनी शैली की उपशाखा है, लेकिन कला की दृष्टि से कोई प्रमुख अलग से कोई शैली नहीं है। पटना शैली के जो विषय हैं, प्रमुख विषय हैं, उनमें जो चित्र बनाए गए, जो चित्रों के विषय लिए गए, उनमें पशु पक्षी, साधारण लोगों के व्यक्ति चित्र थे। पशुओं में मुख्यतः हाथी और घोड़े या उनकी सवारियों का अंकन किया गया है। जनसाधारण के विषयों में मछली बेचने वाली, टोकरी बनाने वाली, चक्की वाली, लोहार, दर्जी, सेविका, मिट्टी के खिलौने बनाने और बेचने वाले आदि विषयों को सम्मिलित किया गया है। चित्रकारों ने मांग के आधार पर
अबरख के पत्रों पर, यानी अबरख के जो पत्ते होते थे उन पर उनका सूक्ष्म चित्रांकन किया। इसके अतिरिक्त हाथी दांत के जो फलक होते थे उन पर भी, और साथ ही जो विदेशों से उस समय आयात किए जाते थे, जो मंगवाए जाते थे, उन कागज़ों पर भी इनका चित्रांकन हमें मिलता है। इनका निर्माण किया गया। स्त्रियों के स्त्री विषय से संबंधित यदि हम चित्र देखें तो उनमें अधिकांश व्यक्ति चित्र लाइफ मॉडल को देखकर नहीं किए गए, यानी सामने बैठा करके किसी मॉडल का चित्रण नहीं किया जाता था स्त्रियों का। स्त्रियों का की जो मुखाकृति होती थी वो तो वास्तविक की जाती थी, लेकिन जो उनका शरीर था, यानी चेहरे से नीचे का जो भाग था वह काल्पनिक बनाया जाता था, यानी कि जो बॉडी होती थी वो किसी और की होती थी, और जो चेहरे का जो चित्रण किया जाता था वह उसका अपना ही चेहरा होता था, यानी कि सामने बैठा करके उसका लाइफ मॉडल नहीं बनाया जाता था। ऐसे चित्रों को टाइप पोर्ट्रेट्स कहते थे, या आइडियल पोजेस के आधार पर ये बनाए जाते थे। पटना शैली के चित्रों में रेखांकन में यदि हम विशेषताएं देखें तो रेखांकन में कठोरता झलकती है और भावोद्दीपन की कमी दिखाई देती है। चित्रों में प्रयुक्त जो रंग हैं वो फीके हैं, चटक रंग नहीं है, जिनमें भूरा, हरा, गुलाबी और स्याह रंग मिलते हैं जो आकर्षक नहीं लगते ज़्यादा। चित्रों की रचना सामान्यतः तैल या जल रंगों में की गई है। चित्रकारों की यदि हम बात करें, इस शैली के जो चित्रकार थे 19वीं शताब्दी को पटना शैली के उत्थान का समय माना गया था, और इस समय के जो चित्रकार थे उनमें सेवक राम का नाम प्रमुख आता है। लाला ईश्वरी प्रसाद, शिवलाल, ये भी इसी समय के परंपरागत शैली में काम कर रहे थे। और इनके अतिरिक्त 1830 से 1950 ईस्वी के मध्य भूसालाल, जयराम दास, झुमकलाल, फकीर चंद्र आदि चित्रकार इस शैली में विधिवत काम कर रहे थे। पटना शैली के चित्रों की यदि हम विशेषताएं देखें तो कंपनी शैली या पटना शैली यूरोपियन शैली और मुगल शैली से प्रेरणा पाकर ही जन्मी थी, अर्थात मुगल तथा यूरोपीय शैलियों के यथार्थवादी तत्वों के सम्मिश्रण से, जिसमें छाया प्रकाश यानी लाइट एंड शेड, चित्र में वास्तविकता, गठनशीलता और उभार दिखाने का प्रयास किया गया है। पहली मुख्य विशेषता जो है उसमें ये चित्र प्रायः छोटे छोटे बनाए गए, जिसके लिए कागज और हाथी दांत की पट्टियों का प्रयोग किया गया। इन पर टेम्परा चित्रण नहीं किया गया, बल्कि जल रंग और तैल रंगों में चित्रण किया गया। और इसकी जो इन चित्रों की जो प्रमुख विशेषता है वो इनकी कागज है, जो कि एक प्रकार का विदेशी कागज हुआ करता था। यहाँ भारत का कागज जो था हस्त निर्मित, वो काम में नहीं लिया जाता था, क्योंकि विदेशी लोग ही उसको अपने साथ लेके आते थे जो चित्र हुआ करते थे, और उन्हीं कागज़ों पर जो चित्र लाते थे उसको उसी कागज़ पर वो चित्रित करवाते थे। उनका आदेश हुआ करता था, जिसको कि चित्रकारों को मानना पड़ता था, क्योंकि वो उनके सेवक या उनके आश्रय में रहा करते थे। दूसरी विशेषता इसकी रही है कि भारतीय लोगों को विभिन्न प्रकार की वेशभूषा पहने और रहन सहन का इसमें चित्रण किया गया है। यहाँ की जो साधारण जनजीवन था, यहाँ की जो दास्ता थी, वो इन चित्रों में ज़्यादा अधिक दिखाई गई। और एक यहाँ पर जो जन समाज में मिलने वाली जो भौतिक संस्कृति थी, उसको विविध प्रकार से इन चित्रों में चित्रित किया गया। तीसरी विशेषता इसकी ये रही कि जो प्रारंभ में प्रकृति चित्रण यथार्थवादी ढंग से किया गया, किंतु उसमें भी अलंकारिकता यानी डिजाइनिंग का पैटर्न दिखाई देता है। जो चित्रण है प्रकृति का, जो प्राकृतिक चित्रण किया गया, वो यथार्थवादी तो था, लेकिन उसमें भी डिजाइनिंग पैटर्न का यानी अलंकारिकता का प्रयोग किया गया है। और जो दृश्य चित्रण है, जो लैंडस्केप या दृश्य चित्रण थे इस शैली में,
उनमें जो परिप्रेक्ष्य रहा, जो परिप्रेक्ष्य था वह वैज्ञानिक आधार पर दर्शाने का प्रयास किया गया, जिसमें लगभग कुछ हद तक चित्रकार सफल भी रहे। अगली विशेषता जो रही वो ये था कि इसमें पटना शैली या कंपनी शैली में विभिन्न विषय वस्तु, विभिन्न प्रकार की विषय वस्तुओं का समावेश किया गया, जैसे भारतीय जनजीवन का चित्रण, धार्मिक कथाएं, देवी देवताओं के चित्रण और उनकी छवियां, प्रसिद्ध लोग जो व्यक्ति विशेष हुआ करते थे, जैसे इस कंपनी के अधिकारीगण या उनके परिवार के लोग, उन सभी का चित्रण भी यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ ही जो उनके अंग्रेजों का जो दबदबा, जो उनकी रॉयल्टी दिखाई देती थी, जो उनका रौब दिखाई देता था, वो भी इन चित्रों में हमें देखने को मिलता है। साथ ही नृत्य, ज्ञान या संगीत से रिलेटेड चित्र भी इस शैली में हमें मिलते हैं। कंपनी शैली की आकृतियों के जो चित्र हैं प्रायः वो 1.5 चश्म है। 1.5 चश्म से मतलब इस तरह से थोड़ा 1/4 साइज में 1.5 चश्म बनाए गए हैं। और कंपनी शैली के चित्रों में जो अनुकृत जो पोत है, यानी कि जो उसका सरफेस है, वह पोत अनुकृत रूप से, विशेष रूप से दर्शाया गया है। चित्रों की कंपनी शैली से हमें ये में एक बहुत विशेषता ये दिखती है कि इस समय चित्रों की प्रतिकृति यानी उनकी कॉपी, एक तरह से जैसे ज़ेरॉक्स किया जाता है, इस समय के जो कंपनी शैली है वहाँ से हमें प्रतिकृतियाँ बनाने का चलन दिखाई देता है, जो इससे पहले नहीं था। भारतीय शैली में, भारत की किसी भी शैली में प्रतिकृति बनाने का चलन इससे पहले नहीं था। यानी हम ये कह सकते हैं कि कंपनी शैली से भारत में या भारतीय कला में प्रतिकृतियाँ बनाने का या उसके प्रचलन की प्रवृत्ति हमें यहाँ से दिखाई देती है। इस प्रकार यदि हम ये देखें कि राजनीतिक और आर्थिक संबल मिलने के कारण पटना शैली विकसित हुई, किंतु बाद में सत्ता के आने पर यह भारत के अनेक देशों में फैल गई और कंपनी शैली के नाम से ही यह चर्चित रही और उसी के नाम से यह पनपी, जो कि आज भी इसमें उसी प्रकार से चित्रण हो रहा है। पशु पक्षी हैं, घाट शैली भी कहलाती है वहाँ पर, और कंपनी शैली जो पटना में जो चलती है, कुल मिलाकर वहाँ पर ये कंपनी शैली कहलाती है। कंपनी शैली के कई कलाकार हुए, जिनमें से प्रमुख थे राजा रवि वर्मा। इनके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज बस इतना ही। थैंक यू।